तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने कमाल कर दिया। हैदराबाद को अहमदाबाद के मैदान पर पूरी तरीके से पटक कर धड़ाम कर दिया। एक बहुत ही डोमिनेंट, एक बहुत ही खतरनाक और एक बहुत ही विस्फोटक परफॉर्मेंस दी है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। और 3 सालों के बाद वो पहुंच गए हैं आईपीएल के फाइनल में। पिछली बार 2021 में ऑयन मॉर्गन की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो फाइनल में पहुंची थी। अनफॉर्चुनेटली वो ट्रॉफी पर कब्जा जमाने से चूक गए थे, लेकिन इस बार अंडर द मेंटोरशिप ऑफ गौतम गंभीर एंड द लीडरशिप ऑफ श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स एक कंप्लीटली डोमिनेंट साइड रही है। सनराइजर्स हैदराबाद के साथ ही उनका कंपैरिजन होता था। मैंने कई बार चैनल पर बोला कि चाहे सनराइजर्स हैदराबाद का फिल सॉल्ट के बदले आप उनके ट्रेविस हेड को रख करके देखो, सुनील नारायण और अभिषेक शर्मा पर लगी पूरी ओपनिंग कॉम्बिनेशन को रख के देखो, कप्तानी के मामले में देखो, मिडिल ऑर्डर के मामले में देखो, कोलकाता नाइट राइडर्स वर हैंड्स डाउन बेटर देन सनराइजर्स हैदराबाद इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गेम। और उन्होंने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दिखा दिया कि क्यों हम लोग उनको इतना ज्यादा रेट कर रहे थे। पहले ओवर से कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो गिरफ्त बनाकर रखी सनराइजर्स हैदराबाद के ऊपर, उससे हैदराबाद कभी भी निकल नहीं पाई। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिग परफॉर्मेंस बाय मिचेल स्टार्क। मतलब पूरे टूर्नामेंट में 11.5 की इकोनॉमी से बंदा मार खा रहा है। बंदे की फिटनेस का कुछ अता पता नहीं है। एक मैच में बंदा ड्रॉप भी हुआ था, करण शर्मा से छक्के खा रहा था। हमने खूब क्रिटिसिज्म किया इस चैनल पर एज अ क्रिकेट फैन, एज समबडी जो मिचेल स्टार्क को देख करके इतना बड़ा हुआ है, जिसने एक लीथल मिचेल स्टार्क देखा है। बट कम एट द मैन। पहले ओवर में इस आईपीएल के प्रोबेबली सबसे खतरनाक, एटलीस्ट वन ऑफ द डेंजरस बैट्समैन ट्रेविस हेड को उन्होंने बोल्ड मारा। और वहीं से केकेआर ने दिखा दिया कि वो किस रुतबे के साथ, किस माइंडसेट के साथ इस टूर्नामेंट के क्वालिफायर में आए हुए हैं। और उसके बाद मिचेल स्टार्क ने एक के बाद एक 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। पहले 3 ओवर में उनके पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही थी केकेआर। उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप जरूर हुई हेनरिक क्लासेन और उसके साथ साथ राहुल त्रिपाठी के बीच, लेकिन फिर हेनरिक क्लासेन आउट हुए। बाउंड्री पर उनका अच्छा कैच रिंकू सिंह ने पकड़ा, वरुण चक्रवर्ती ने अच्छा विकेट लिया और उसके बाद अब रन आउट हो गए वहां पर राहुल त्रिपाठी भी। एंड राहुल त्रिपाठी के रन आउट होने के बाद इट वाज ऑलवेज अ मैटर ऑफ टाइम कि कितने रन और सनराइजर्स हैदराबाद जोड़ पाएगी। हमने 8वें या 10वें ओवर में देखा था कि ड्यू बहुत ही ज्यादा मैदान पर आ रही थी। वरुण चक्रवर्ती हो गए, सुनील नारायण हो गए, वो बार बार गेंद को पोंछ रहे थे और जो टायर्स थे सुपर सॉपर के वो पूरी तरीके से भीग चुके थे। बहुत ही ज्यादा ड्यू थी, जैसे कि हमने प्रीव्यू में बात की थी। और उसके बाद 160 रन वाज नेवर गोइंग टू बी इनफ अंटिल अनलेस आपको नए बॉल से भुवी का कोई खतरनाक स्पेल देखने को मिल जाए। और फिल सॉल्ट की जगह बल्लेबाजी करने आए रहमानुल्लाह गुरबाज ने बढ़िया बल्लेबाजी की। अच्छी शुरुआत उन्होंने सुनील नारायण के साथ मिलकर के दी। और जो मैंने बात कही थी कि सनराइजर्स हैदराबाद के पास कोई बहुत ही तेज बैक ऑफ लेंथ पेसर है नहीं, उमरान मलिक को खिलाने की हमने वकालत की थी अपने प्रीव्यू में। लेकिन क्योंकि केकेआर ने इतने विकेटें ऊपर से ले ली थी कि आपको सानवीर सिंह को निकालना पड़ा। सानवीर सिंह बेचारे पहले ही गेंद पर चले गए, तो उससे आपकी बैटिंग भी लंबी नहीं हुई, आपके पास बॉलिंग भी छोटी रह गई। और फिर पैट कमिंस नए बॉल से बॉलिंग करने आए उसी गेम प्लान के साथ कि मैं बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग करूंगा, हरीड करूंगा सुनील नारायण, रहमानुल्लाह गुरबाज जैसे बल्लेबाजों को। बट पैट कमिंस के अंदर अब उस तरीके का पेस नहीं रह गया है, खास करके बैक ऑफ लेंथ पेस उनका उस तरीके का नहीं रह गया है। एंड ही वाज टेकन टू क्लीनर्स बाय सुनील नारायण एंड रहमानुल्लाह गुरबाज। और उसके बाद द अय्यर शो, वेंकटेश अय्यर श्रेयस अय्यर की कमाल की जोड़ी रही। वेंकटेश अय्यर ने तो जब उनको मौका मिला है क्रूशियल सिचुएशंस में, मुश्किल परिस्थितियों में रन बनाए हैं। और आज एक फिर से एक बड़े दिन उनका बल्ला जमकर गरजा। देखो वेंकटेश अय्यर ने 28 गेंदों पे 51 रन बनाए 182 के स्ट्राइक रेट से। और कप्तान श्रेयस अय्यर तो कुछ और ही मूड बना करके आए थे। हमने प्रेडिक्शन की थी कि श्रेयस अय्यर 30 से ज्यादा रन बनाएंगे, लेकिन सिर्फ 24 गेंदों में 58 रन उन्होंने ठोके, 241 का स्ट्राइक रेट। उन्होंने जिस तरीके से 14 ओवर में मैच फिनिश किया, छक्का चौवा छक्का छक्का, मतलब इट वाज टू इजी फॉर हिम, टू इजी टू हिट द स्पिनर्स। और जिस तरीके की उनकी स्पिन हिटिंग है, दिस स्कोर वाज नेवर गोइंग टू बी इनफ, क्योंकि आप सिर्फ 3 फास्ट बॉलरों के साथ खेल रहे हो, जिसमें से 2 125 130 के 135 से ऊपर गेंदबाजी नहीं करते हैं। पैट कमिंस के अंदर आप मिडिल ओवर में जरूर उनसे विकेटों की उम्मीद कर सकते हो, बट नए बॉल से डेथ ओवर में वो उतने लीथल नहीं है। और यही बात जब मैं टूर्नामेंट के बीच में बोल रहा था, जब लोग कह रहे थे कि भाई देख
लिया पैट कमिंस क्या प्लेयर हो रहा है, पैट कमिंस क्या बॉलिंग कर रहा है, तू कहता था पिटेगा, ये है वो है। जिस तरीके से वो इस्तेमाल करते थे, उनके पास लग्जरी है भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन की। भुवी नया बॉल संभाल लेते हैं, फिर वो डेथ में भी संभाल लेते हैं, फिर वो जयदेव उनादकट को भी ट्राई कर रहे थे, मार्को येंसन को भी ट्राई कर रहे थे, और 7 से 15 16वें ओवर के बीच में बॉलिंग करते थे पैट कमिंस। सम काइंड ऑफ अ सिमिलर रोल जो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आंद्रे रसल करते हैं, बट आज जब उनको नए बॉल से बॉलिंग करनी पड़ी, ही वाज टेकन द क्लीनर्स। सुनील नारायण हो, वेंकटेश अय्यर हो, रहमानुल्लाह गुरबाज हो, एवरीवन हैड देयर वर्थ मनी टुडे एंड इट वाज ऑल केओस बाय कोलकाता नाइट राइडर्स। और गौतम गंभीर को जिस तरीके से क्रेडिट दिया जा रहा है, देना भी चाहिए। सुनील नारायण को ऊपर बैटिंग करवाना, सभी लोगों के दिलों में जज्बात पैदा करना, सभी लोगों को मोटिवेट करना, बट श्रेयस अय्यर, मैं बार बार कह रहा हूं, श्रेयस अय्यर हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट विद हिज प्रोएक्टिव कैप्टेंसी। कब किसको कहां पर बॉलिंग करनी है, कब किससे किस लेंथ पर बॉलिंग करवानी है, कैसे सामने वाले टीम को फंसाना है, कैसे बॉलिंग चेंजेस करने हैं, ही हैज बीन एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। इट हैज बीन ग्लोरियस ऑल द वे थ्रू हिम इन दिस आईपीएल। मेरे हिसाब से इस सीजन के वो बेस्ट कैप्टन होने वाले हैं। मैं थोड़ा सा चिंतित जरूर था, थोड़े से मेरे मन में था जरूर कि किस तरीके से गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर साथ में जेलअप करेंगे, बट ही हैज बीन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। और अब तो ताबड़तोड़ श्रेयस अय्यर भी हमारे सामने आ गया है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स पहुंच गई है आईपीएल 2024 के फाइनल में एक जबरदस्त, एक अथॉरिटेटिव परफॉर्मेंस देकर के। और अब देखना यह होगा कि राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर या फिर सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स का किससे मुकाबला होता है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सेलिब्रेशन की रात है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए और कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस के लिए। और अब अगर आज होने वाले एलिमिनेटर मुकाबले यानी कि द बैटल रॉयल की बात करें, तो आज एक बार फिर से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के सामने होगी एक खूंखार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। और यह मुकाबला उसी मैदान पर शाम को 7:30 बजे से हमें देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले आपको पिच रिपोर्ट क्लियर कर देते हैं कि इस मैच की जो विकेट है, इस मैच को जिस पिच पर खेला जाना है वो क्वालिफायर 1 की यूज विकेट नहीं होगी, बल्कि एक फ्रेश पिच तैयार की गई है, उसी पर आज का मैच खेला जाएगा। तो मोर और लेस हमें सिमिलर टाइप की विकेट ही देखने को मिलेगी। अच्छी सपाट पिच होगी, 180 से ज्यादा रन बनने चाहिए मेरे हिसाब से। उसके साथ साथ बारिश का आज भी कोई चांस नहीं है, तो एक सुपर डुपर फुल मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। अब गोइंग बाय द क्वालिफायर, वहां पर बहुत ज्यादा ड्यू हमने फर्स्ट इनिंग में ही देखी थी, तो मेरे हिसाब से जो भी टीम टॉस जीतेगी वो ड्यू फैक्टर को ध्यान में रखते हुए एक तो एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर के साथ जाएगी और उसके साथ साथ पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगी। अब अगर आप राजस्थान रॉयल्स के फैन हो तो आप अपनी टीम की फॉर्म को लेकर के जरूर परेशान होंगे। 4 में से 4 मैच वो हार चुके हैं और जो पिछला उनका लास्ट लीग मैच था कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने, वो बारिश की वजह से धुल गया, यानी कि 4 हार और एक अबैंडन मैच का एक्सपीरियंस लेकर के, यादें लेकर के, ताजी यादें लेकर के वो इस मैदान पर आ रहे हैं। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो आईपीएल के पहले 1 महीने में सिर्फ 1 मैच जीते थे और आईपीएल के पिछले 20-25 दिनों में एक भी मैच उन्होंने हारा नहीं है। आईपीएल के हिस्ट्री का मेरे हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट टर्न अराउंड। एक मुझे याद आता है 14-15 में मुंबई इंडियंस 4-4 और 5-5 मैच हार करके प्लेऑफ में पहुंची थी, यानी कि पिछले 8-10 सालों का मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा टर्न अराउंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने किया है। सारे के सारे समीकरण उनके फेवर में बैठ गए हैं और उन्होंने प्ले बोल्ड का नारा देकर के बोल्ड क्रिकेट भी खेली है। तो मेरे हिसाब से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को रोकना आसान नहीं होगा राजस्थान रॉयल्स के लिए। अब पिछली बार जब ये दोनों टीमें प्लेऑफ में भिड़ी थी तो साल था 2022, राजस्थान रॉयल्स एक कमाल की फॉर्म में थी। क्वालिफायर 2 में दोनों टीमों की मुलाकात हुई थी और वहां पर हार का सामना करना पड़ा था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। काफी कन्विंसिंगली राजस्थान रॉयल्स ने वो मैच जीता था, लेकिन पिछले साल 5 में से 5 मैच हार के राजस्थान बाहर हो गई थी, जब एक समय वो प्लेऑफ में पहुंचने के लिए पूरी तरीके से सेट थे और टॉप 2 में पहुंचने के लिए इस साल वो पूरी तरीके से सेट थे। 4 में से 4 मैच हारे, उसके बावजूद प्लेऑफ में उन्होंने जरूर क्वालिफाई किया है, बट दे आर लुकिंग ऑल ओवर द प्लेस। और जॉर्ज बटलर के जाने के बाद उनकी प्लेइंग 11 पूरी तरीके से हल्की हो गई है। टॉम कॉलर कैडमोर जरूर आया है, बट वो धार थोड़ी सी कम हो गई है टीम में। संजू सैमसन, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, हेतमायर, अश्विन, बोल्ट, आवेश, संदीप, युजवेंद्र चहल, ये इस टीम की प्लेइंग 11 होगी। अब चौथे प्लेयर को, चौथे ओवरसीज प्लेयर को, इंपैक्ट प्लेयर को ये रॉबमन पावल के रूप में लाना चाहते हैं, डोनोवन फरेरा के रूप में लाना चाहते हैं, नांद्रे बर्गर के रूप में लाना चाहते हैं। ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरीके की कंडीशन हमने क्वालिफायर 1 में देखी है अहमदाबाद में, इनको नांद्रे बर्गर को ही लाना चाहिए। एक एक्स्ट्रा सीम गेंदबाज के साथ ही यहां पर जाना चाहिए राजस्थान रॉयल्स को। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव हो इसके चांसेस बहुत ही कम है। विराट कोहली ओपन करेंगे, उसके बाद
फाफ डुप्लेसी होंगे। नंबर 3 पर हमें खेलते हुए दिखाई देंगे कैमरन ग्रीन, रजत पाटीदार, मैक्सवेल, डीके, लोमरोर, सिराज, कर्ण शर्मा, लोकी फर्गसन और यश दयाल इस टीम की प्लेइंग 11 को पूरा करेंगे। अब अगर आप चाहो तो स्वप्निल सिंह को एज एन इंपैक्ट प्लेयर ला सकते हो या फिर विजय कुमार वैशक भी बुरे ऑप्शन नहीं होंगे मेरे हिसाब से। अगर आपको थोड़ी सी बैटिंग डेप्थ बढ़ानी है तो मे बी आप स्वप्निल सिंह की तरफ देख सकते हो, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गोइंग बाय द कंडीशंस ऑफ अहमदाबाद मैं चाहूंगा कि विजय कुमार वैशक के साथ आप जाओ, यानी कि सिराज, लोकी, यश दयाल, कैमरन ग्रीन और विजय कुमार वैशक 5 तेज गेंदबाजी के ऑप्शन खुद को दो। कर्ण शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल आपके लिए एज एन स्पिनर काफी होने वाले हैं, बट विल हैव टू सी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर किस तरफ देखती है। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान तो नादरे बर्गर को ही लेकर के आएगी, बट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर क्या करेगी ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और अब अगर एंड में इस मैच की आपको 3 प्रेडिक्शन फटाफट से बताए तो देखो, पहले मैच में जिस हिसाब से बल्लेबाजी की यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, मतलब अपने पिछले मैच में जिस तरीके की बल्लेबाजी की, टफ कंडीशंस में उन्होंने वो मैच जीता सीएसके के अगेंस्ट, तो 180 से ज्यादा रन बनने वाले हैं बिकॉज आरआर शुरुआत में बहुत रन बना रहा था और उसके बाद अहमदाबाद की जिस तरीके की विकेट है, क्वालिफायर 1 में रन नहीं बने, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एलिमिनेटर मुकाबले में जरूर रन बनते हुए हमें दिखाई देंगे। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के जो स्पिनर हैं वो ज्यादा विकेट लेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के स्पिनर से, और अगर ऐसा होता है तो राजस्थान का पलड़ा वो थोड़ा सा उठा देंगे बिकॉज मिडिल ओवर में अगर आप विकेट चटकाते हो आरसीबी की तो आप उनके लोअर ऑर्डर को पूरी तरीके से एक्सपोज कर देते हो और उसके साथ साथ प्रेशर बनाते हो डीके जैसे खिलाड़ियों के ऊपर। और जहां तक विन प्रेडिक्शन की बात है तो मैं यहां पर दोनों टीमों में चूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए, बट आई थिंक चेजिंग साइड जीतने वाली है। मैं यहां पर सेफ प्ले कर रहा हूं, चेजिंग साइड जीतने वाली है, और अगर बैटिंग फर्स्ट साइड जीत जाती है तो मेरे लिए इट विल बी अ ह्यूज अपसेट जो हमने क्वालिफायर 1 में जिस तरीके की कंडीशंस देखी है, बिकॉज आफ्टर ऑल क्रिकेट इज अ कंडीशंस गेम। तो आपके हिसाब से आरसीबी वर्सेस आरआर के इस बैटल रॉयल को कौन जीतने वाला है और कोलकाता नाइट राइडर्स से फाइनल खेलने के कौन एक पड़ाव ज्यादा नजदीक आने वाला है? जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो ताकि इस तरीके की कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।